हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की। आपको ए टू जेड नॉलेज देते हैं हाई बीपी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा दिल आर्टरीज में ब्लड को पहुंचाने के लिए एक प्रेशर लगाता है और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर लगाने के लिए हाथ को दो मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब वो रिलैक्स करता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हार्ट बीट बनाता है। कुछ कारणों की वजह से, जैसे ब्लड की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, या आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, ये प्रेशर बिगड़ जाता है और आपका जो ब्लड होता है वो तेज़ी से जाके आर्टरीज से टकराता है। और जब ये प्रेशर आर्टरीज के अंदर ज़्यादा हो जाता है, इसी को हम हाई बीपी कह देते हैं। अब सोचिए, जब कोई चीज़ आके आर्टरीज में इतनी ज़ोर से टकराती है तो वहाँ पे टिश्यूज़ में इंजरी हो जाती है, टिश्यूज़ फट जाते हैं, और जैसे ही टिश्यूज़ फट जाते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग आनी शुरू होती है। इसके रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्स करता है और WBCs को वहाँ पे रिपेयर के लिए भेजता है। अब हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल भी बह रहा होता है, तो जहाँ पे WBCs काम कर रहे होते हैं रिपेयर साइट पे, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फैट आके उनसे चिपक जाता है और पाइप को, आपके आर्टरीज के पाइप को बंद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं। जब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आर्टरीज का रप्चर होना शुरू हो जाता है, वो फटना शुरू हो जाती हैं और वहीं से ब्लड क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। जब किसी जगह पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, आगे के ऑर्गन्स के लिए सप्लाई नहीं मिलती है, और जो प्रेशर है वो बैकफायर मारता है, पीछे की तरफ वापस आता है। अगर ये हार्ट की आर्टरी में होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट आपकी ब्रेन की आर्टरी में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, इधर वो एंजियोप्लास्टी करके या स्टंट डाल के ज़बरदस्ती आपकी आर्टरीज को खोले रखें। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी के सिम्टम्स का पता ही नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अचानक से आपके सर में तेज़ दर्द हो जाता है या सर भारी रहता है, स्पेशली सो के उठने के बाद, तो ये हाई बीपी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या बैठे हुए आपकी सांस फूलने लगती है, घबराहट होने लगती है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये हाई बीपी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर अचानक से बैठे बैठे आपकी छाती में दर्द हो जाता है या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो ये भी हाई बीपी का ही सिम्टम होता है। अगर अचानक से चोकिंग फीलिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ गले को दबा रहा है, या बैठे बिठाए उल्टी आ जाती है, कोई कॉज नहीं है और उल्टी जैसा मन करता है, तो ये भी हाई बीपी का सिम्टम है। अगर आपकी आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है या आंखों से दिखाई नहीं देता, या अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, धुंधलापन रहता है, तो ये भी हाई बीपी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अपना बीपी चेक करवाएं। अगर एकदम से कान में, छाती में या गर्दन में तेज़ दर्द उठता है, तो ये भी हाई बीपी का सिम्टम होता है। आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये भी हाई बीपी का सिम्टम है। अब बात करते हैं हाई बीपी की समस्या के कारणों के बारे में। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता और फिर भी हमें हाई बीपी हो जाता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में हाई बीपी रन करता है तो चांसेस होते हैं कि आपको भी हाई बीपी किसी एज में आएगा। अगर आपको हार्ट से, किडनी या ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है, तब भी चांसेस होते हैं कि हाई बीपी आपको खुद ब खुद हो जाए। अगर आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ से लड़ रहे हैं तो भी हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया है, यानी सोते सोते सांस रुक जाती है, या बुढ़ापे की तरफ जब जाते हैं, तब भी हाई बीपी होने के चांसेस हाई होते हैं। अब कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनमें हाई बीपी हमारी खुद की आदतों की वजह से आता है, हमारे खुद के लाइफस्टाइल, खान पीने की प्रॉब्लम की वजह से आता है, तो उसे हम लाइफस्टाइल रिलेटेड हाई बीपी कहते हैं। अब ऐसे में मेल्स में ये तब होता है जब वो ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, मोटापा जब ज़्यादा होता है, या जंक फूड या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये कारण बन सकता है हाई बीपी का। फीमेल्स में स्पेशली 3 कॉजेज़ होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई बीपी होता है, और दूसरा कॉज होता है
जब मीनोपॉज आता है, द टाइम ऑफ मीनोपॉज हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ज़्यादा खाती हैं। अब टीनेजर्स में, यंग एज में भी हाई बीपी होता है। उसका कारण होता है मोटापा, ज़्यादा जंक फूड खाना या जिम में ज़्यादा टाइम बिताना, ज़्यादा वर्कआउट करना। अगर कोई टीन को, किसी को एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या डायबिटीज़ टाइप 2 है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तब भी चांसेस होते हैं कि उनको हाई बीपी आ जाता है। अब छोटे बच्चों में भी हाई बीपी होता है, जिसके बारे में हम कम ही जानते हैं। ऐसे में बच्चों के कारणों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ओवरवेट है, यानी उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसको नियर फ्यूचर में हाई बीपी हो सकता है। अगर डायबिटीज़ जैसा इशू बच्चे को है, तो भी उसको नियर फ्यूचर में हाई बीपी हो सकता है। अगर वो ट्यूमर से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहा है, तो भी हाई बीपी उसको हो सकता है। अगर उसको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, किडनी से रिलेटेड कोई इशू बच्चे को चल रहा है, या एंडोक्राइन रिलेटेड कोई इशू है, यानी थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है, या उसको कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारी है, तो भी नियर फ्यूचर में उसको हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को हाई बीपी के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, इसे ध्यान से। आमतौर पे बच्चों में हाई बीपी के लक्षण कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा अक्सर सर दर्द बताता है, या थकान उसको बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उसकी आईसाइट कम होती जा रही है बिना किसी कारण के, उसकी नक्सीर अक्सर फूटती है, यानी नाक से खून आता है, तो अपने बच्चे का बीपी ज़रूर चेक करवाएं। नवजात बच्चों में भी हाई बीपी हो सकता है, जिसके बारे में हम कम ही जानते हैं। अगर आपके बच्चे को दिल से संबंधित कोई बीमारी है, जन्म से ही किडनी या डायबिटीज़ के इशू है, या उसको बचपन से ही एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर आपका बच्चा अक्सर सुस्त रहता है, या उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या चिड़चिड़ापन आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, या बच्चों का विकास सही से नहीं हो पा रहा है, तो अपने बच्चे की बीपी जांच ज़रूर करवाएं। अब हम ऐसे कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिससे आगे चल के हाई बीपी की परेशानी हमको ना हो। तो हमें सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है, वो आपको ध्यान देना है कि आपको एसिडिटी ना बने। जिन लोगों को एसिडिटी बनी रहती है, उन्हें फ्यूचर में हाई बीपी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब एसिडिटी बनती है तो बहुत सारे लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, और ये एंटासिड आपके स्टमक के पीएच लेवल को बिगाड़ देता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एब्जॉर्ब होना था और हार्ट तक पहुंचना था, ट्रांसपोर्ट होना था, वो नहीं पहुंच पाता। और यही कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। तो दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ट को चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, वो आपने पहुंचाई ही नहीं, क्योंकि आपने एंटासिड्स खा लिए। तो उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और अल्टीमेटली आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपको अगर एसिडिटी हो तो उसे आप मैनेज करें, वॉकिंग करें, या ऐसा कोई स्टेप्स लें जिससे आपको एसिडिटी ना बने। तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट नॉर्मल रहेगा, और हार्ट भी नॉर्मल फंक्शन करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हाई बीपी वालों को ध्यान रखना है, वो है कि उन्हें सोडियम का इंटेक कम करना है, यानी उन्हें सॉल्ट कम लेना होता है। लेकिन सॉल्ट के साथ साथ आपको शुगर का इंटेक भी कम लेना होता है। आप किसी भी फॉर्म में अगर शुगर का इंटेक हाई कर रहे हैं, यानी शुगर एक्सेस खा रहे हैं, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, या स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएगा, पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और यही पोटेशियम नॉर्मल हार्ट बीट मेंटेन करने में हेल्प करता है, और क्लॉटिंग में भी आपकी हेल्प करता है कि आपकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो ध्यान रखिए कि आपको सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी मेंटेन करना है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है विटामिन डी का इंटेक। हाई बीपी वालों का विटामिन डी 70 के रेंज में होना चाहिए। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, WBCs को मैनेज करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी बॉडी में कम होगा तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपको लेना है विटामिन डी के साथ, वो है विटामिन K2 का। आप विटामिन डी के साथ K2 के कॉम्बिनेशन को ज़रूर लीजिए, क्योंकि यही वो K2 है जो आपकी कैल्शियम को आपकी आर्टरीज़ में जमने नहीं देगा, और उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के फंक्शन में लगाए रखेगा। मेरा अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।